अभी तक हमने ये देखा था कि एनोड और कैथोड पे कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे, क्वालिटेटिव एनालिसिस किया था। अब हम कर रहे हैं कि उनकी अमाउंट क्या होगी, क्वांटिटेटिव। तो इसमें फैराडे के लॉ है, दो लॉ है। तो इसमें हमने ना फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ने हैं। दो लॉ है इसके, फर्स्ट लॉ है, फिर सेकंड लॉ भी देखेंगे। फर्स्ट लॉ देखते हैं पहले। फर्स्ट लॉ है द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन which occurs at any electrode during electrolysis by a current is proportional to the quantity of electricity passed through the इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन हो सकता है या मोल्टन हो सकता है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, जितना आप करंट पास करोगे ना उसके प्रोपोर्शनल ही क्या जो एनोड या कैथोड पे प्रोडक्ट है वो रिलीज होगा। तो मैथमेटिकल फॉर्म में अगर इसको हम लिखें, वेट इज प्रोपोर्शनल टू क्यू। डब्ल्यू क्या है, वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, एनोड या कैथोड पे जितना वो डिपॉजिट हुआ है। और क्यू क्या है, चार्ज फ्लोन, जितना चार्ज फ्लो हुआ है। तो फिर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगा Z इंटू क्यू। अब चार्ज होता है करंट इंटू टाइम, है ना। करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो क्यू क्या हो जाएगा, I इंटू टी। I यहाँ पे करंट है, टी टाइम है, और Z होता है, Z को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ ए सब्सटेंस। तो ये हम यहाँ लिख लेते हैं, Z को बोलते हैं इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ अ सब्सटेंस। अब ये क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ अ सब्सटेंस। ये देखो क्या है, जब करंट, जब चार्ज, यहाँ देखो ना, जब चार्ज 1 कूलम होगा तो जितना वेट डिपॉजिट होगा उसको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं। यहाँ देखो, इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं Z की। और एक बार लिस्ट बताइए ना क्या था आपने, जितना वेट डिपॉजिट होगा। लिखवा लेता हूँ, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z क्या है, देखो W है Z इंटू क्यू। इफ Q इज इक्वल टू 1 कूलम तो W क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। मतलब 1 कूलम चार्ज अगर फ्लो हो तो जितना वेट डिपॉजिटेड होगा उसको Z बोलते हैं। तो हम लिख लेते हैं Z इज वेट ऑफ substance
released at electrode by passing 1 कूलॉम्ब चार्ज। 1 कूलॉम्ब चार्ज पास करने पे जितना वेट डिपॉजिटेड होगा उसको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस बोलते हैं। तो इसके यूनिट क्या हो जाएंगे? ग्राम पर कूलॉम्ब। ग्राम पर कूलॉम्ब या फिर ग्राम पर एम्पियर सेकेंड। क्यू होता है आई इंटू टी, आई एम्पियर टाइम सेकेंड। सो ये इसके यूनिट्स हैं। अब हम आगे देखते हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं। ई की डेफिनेशन देखते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए सब्सटेंस। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वेट लिखो, अमाउंट क्या? द वेट of substance released by passing 1 mole electrons। एक मोल इलेक्ट्रॉन्स को पास करने पे जितना सब्सटेंस का वेट डिपॉजिट होगा उसको हम इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं सब्सटेंस का। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? देखो, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, ये होगा अब 1 मोल मतलब 6.023 इंटू 10^22, 2 कर लो यहाँ, 2 3। इतने 1 मोल में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इंटू 23। और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। तो ये ना अप्रोक्सीमेटली 96500 कूलॉम आएगा। इसको बोलते हैं 1 फैरेडे। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का अलग यूनिट है 1 फैरेडे, दैट इज इक्वल टू 96500 कूलॉम। तो अप्रोक्सीमेटली, तो इतना चार्ज जब आप पास करोगे तो जितना ग्राम वेट डिपॉजिट होगा सब्सटेंस का उसको उसका इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं। तो मतलब क्या, वेट डिपॉजिटेड बाय पासिंग by passing 96500 coulomb charge is equal to E, weight deposited by passing 1 coulomb charge कितना होगा? E अपॉन 96500, और यही तो Z होता है। 1 कूलम चार्ज पास करने पे जितना वेट डिपॉजिट हो तो Z क्या हो जाएगा? E अपॉन 96500, ये E हो जाएगा, सॉरी ये Z हो जाएगा। तो हमारे पास वेट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? W है Z इंटू आई इंटू टी, Z की वैल्यू है E अपॉन 96500।
तो W क्या आ गया, EIT अपॉन 96500। ये वेट डिपॉजिट का फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि E कैसे निकालें किसी सब्सटेंस का, तो E होता है मोलर मास अपॉन N फैक्टर। M यहाँ मोलर मास है। अब N फैक्टर ना 4 चीज़ों के लिए डिफाइन किया जाता है, एसिड्स के लिए, बेसिस के लिए, सॉल्ट्स के लिए, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स के लिए। यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स की बात हो रही है इलेक्ट्रोड्स में, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। तो रिडॉक्स रिएक्शंस में N फैक्टर जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन्स exchanged by 1 mole of substance। तो किसी सब्सटेंस के 1 मोल ने कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज किए, वो उसका N फैक्टर होता है। तो कितने करेगा वो करेगा चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इनटू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट इन 1 मॉलिक्यूल। तो इलेक्ट्रॉन कितने एक्सचेंज करेगा, जितना उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ इनटू जितने एटम्स हैं एक मॉलिक्यूल में। एग्जांपल, अगर मैं इसकी बात करूं MnO4 नेगेटिव, मान लो ये Mn2 प्लस में चेंज हो गया। अब यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन लेगा और +2 में बदल जाएगा। तो यहाँ तो खैर सीधा लिख ही दिया 5 इलेक्ट्रॉन मैंने, तो इसका N फैक्टर 5 होगा। किसका, MnO4 नेगेटिव का N फैक्टर MnO4 नेगेटिव 5, क्योंकि इसने 1 मोल ने 5 इलेक्ट्रॉन यूज किए हैं। हाफ रिएक्शंस होती हैं उसमें तो N फैक्टर इलेक्ट्रॉन सीधा दिए ही होते हैं, जैसे C2O4 2 नेगेटिव, यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये अगर ऑक्सीडाइज होगा तो CO2 बनेगा, +4 में आ जाएगा। अब N फैक्टर इसका क्या होगा, N फैक्टर C2O4 2 नेगेटिव, ये हो जाएगा चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर है 1, +3 से +4 गया, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके गया ना, 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 1 इंटू नंबर ऑफ एटम्स एक मॉलिक्यूल में कितने हैं, 2 इंटू 2, तो इसका N फैक्टर 2 हो जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ये इस तरह से, ये देखो बैलेंस हो जाएगा ऐसे। तो इस तरीके से ना N फैक्टर निकाला जाता है, और इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर मास अपॉन N फैक्टर। तो हम देख लेते हैं इसको एक बार, ये कैसे होता है। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, एल्यूमिनियम +3 है ना, +3 में है ये बन जाएगा एल्यूमिनियम। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास करना है, तो 1 मोल से तो फिर ये, अच्छा नहीं तो 3 करने पड़ेंगे तब ये होगा ना। 1 मोल से ये रिएक्शन ऐसे होगी, इसको 1 मोल का अगर करना है तो 1/3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास करने पे जितना मास डिपॉजिटेड होता है उसको ई बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो कितना होगा, Al/3 27/3, 9 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास करोगे। तो 9 ग्राम इसका इक्विवेलेंट मास हो गया। और मोलर मास कितना होता है एल्यूमिनियम का, 27 मोलर मास अपॉन N फैक्टर।
एन फैक्टर यहाँ पे 3 है ना, देखो यहाँ 3 है एन फैक्टर, कि एक मोल ने कितने इलेक्ट्रॉन कंज्यूम किए, तो एन फैक्टर अपॉन 3 इसका इक्विवेलेंट मास हो गया। और एग्जांपल देखते हैं हम। मैग्नीशियम 2+ था, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके मैग्नीशियम बन जाएगा। तो पहली बात तो इसका एन फैक्टर 2 है। अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन अगर पास होगा तो कितने ग्राम डिपॉजिट होगा, ये हाफ से डिवाइड कर लो। तो देख रहे हैं कि अगर 1 मोल डिपॉजिट होता है तो ये आधा मोल डिपॉजिट होता है मैग्नीशियम का। आधा मोल मतलब 24 ग्राम इसका मास होता है, आधा होगा तो 12 ग्राम डिपॉजिट होगा, तो ये 12 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है। तो इक्विवेलेंट मास इसका 12 ग्राम है, क्योंकि इसने 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ने कितना मास डिपॉजिट किया मैग्नीशियम का, 12 ग्राम। तो इसलिए अब देखो ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ना, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास कितना है 24, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, मोलर मास 24 है, एन फैक्टर 2 है 12। इस तरह से ना इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। ये बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, तो हमने 2 फॉर्मूले कर लिए, एक तो ये W इज इक्वल टू ई आई टी अपॉन 96500, दूसरा कि इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो ये फर्स्ट लॉ है फैराडे का, ये बताता है कि कितना डिपॉजिट होगा। अब हम सेकंड लॉ देखते हैं। सेकंड लॉ क्या बोलता है कि द amounts of different substances liberated by the same quantity of electricity passing through the electrolytic solution are proportional to their chemical equivalent weight. Chemical equivalent weight। तो क्या बोल रहा है ये कि किसी भी सब्सटेंस का वेट जो लिबरेट होगा W, तो किसके प्रोपोर्शनल होगा, E के इक्विवेलेंट वेट के। कब? जब आपने सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज जब सेम हो। मतलब क्या, अब हमने देखा था Q जो W होता है वो Q इंटू ई होता है, ऊपर तो यही देखा था ना, देखो Q इंटू जेड, Q इंटू जेड होता है ना, देखो यहाँ पे Q इंटू जेड। तो ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे E नहीं आएगा, सॉरी मैं एक बार इसको मिटा रहा हूँ नीचे वाले को। ये क्या बोल रहा है, अगर चार्ज सेम है तो जो वेट डिपॉजिट होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सब्सटेंस। तो हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो आपने NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस किया,
मान लो आपने यहाँ सेल लिया, यहाँ मोल्टन NaCl है, प्लेटिनम के मान लो आपने इलेक्ट्रोड ले लिए और इसका इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया, तो अब Na और Cl दो चीज़ डिपॉजिट होगी, है ना। Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन सोडियम डिपॉजिट हो जाएगा, Cl माइनस और Cl2 डिपॉजिट हो जाएगा। अब देखो नेचुरल बात है, सेम ही सेल है तो अगर तो दोनों में चार्ज तो सेम ही फ्लो होगा ना, एनोड और कैथोड में चार्ज सेम फ्लो होगा। तो अगर चार्ज सेम फ्लो होता है तो वेट ऑफ सोडियम इज प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम, ये बोल रहा है लॉ कि जो वेट डिपॉजिट होगा इसके प्रोपोर्शनल होगा, और वेट ऑफ Cl2 डिपॉजिट इज प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cl2। नाउ इसको फिर डिवाइड कर लो, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। वेट ऑफ Na डिवाइड बाय वेट ऑफ Cl2 is equal to equivalent weight of Na डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cl2। ये मैं तब कर सकता हूँ अगर चार्ज सेम फ्लो हुआ है, ध्यान रखना। सो वेट ऑफ Na अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na इज इक्वल टू वेट ऑफ Cl2 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cl2। अब गिवन मास मतलब अपॉन इक्विवेलेंट मास, ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हो जाएगा, वेट डिपॉजिटेड डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास, दिस इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोडियम इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ क्लोरीन। तो इसको ना इस तरह से बोल लिया जाता है सेकेंड लॉ को कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सब्सटेंसेस डिपॉजिटेड आर सेम when same amount of charge flows through electrodes, ऐसे भी लिख लिया जाता है। इलेक्ट्रोड्स में यहाँ पे सेम अमाउंट ऑफ चार्ज ही फ्लो होगा तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स जो डिपॉजिटेड होंगे वो सेम होंगे। दूसरा क्या, अगर सीरीज में कनेक्टेड है सेल, अगर ऐसे ना सेल सीरीज में कनेक्टेड है अलग अलग, मान लो यहाँ पे सब्सटेंस है, आप सारे सेल्स को सीरीज में कनेक्ट कर दो, लो ऐसे करके ना ये सीरीज में कनेक्ट हो गए। अब ये सीरीज में कनेक्ट ना, तो 6 इलेक्ट्रोड्स हैं, 6 के 6 में से अलग अलग सब्सटेंस है, मान लो इनमें AlCl3 ले लो, एक में MgCl2 ले लो, एक में NaCl ले लो। अब इन 6 के 6 में सेम चार्ज पास होगा, अगर सेम चार्ज पास होगा ना तो सबके इक्विवेलेंट सेम ही होंगे। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ मैग्नीशियम, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोडियम, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ क्लोरीन एट ईच इलेक्ट्रोड, सबके इक्विवेलेंट सेम ही आएंगे। तो इसको ऐसे भी लिख लिया जाता है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ईच सब्सटेंस इन ए केमिकल रिएक्शन आर सेम। क्योंकि भाई देखो अब यहाँ पे ऊपर की बात करें, अगर NaCl ये केमिकल रिएक्शन एक ही है ना, ये तो देखो अगर चार्ज सेम पास, एक ही केमिकल रिएक्शन में तो सेम ही चार्ज पास होगा ना। यहाँ पे देखो नेट रिएक्शन क्या हो जाएगी, इन दोनों रिएक्शन को जोड़ोगे तो नेट रिएक्शन क्या हो जाएगी, 2Na प्लस 2Cl नेगेटिव गिव्स 2Na प्लस Cl2, नेट रिएक्शन ही हो जाएगी। अब एनोड और कैथोड में सेम ही चार्ज पास होगा ना, सेम ही सेल के है, तो जब एक नेट रिएक्शन आप लिखते हो मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी पास तो सेम ही है ना एनोड और कैथोड में, तो इलेक्ट्रॉन्स लोड तो सेम ही होते हैं।
तो आपने जब आपने बोला इन अ केमिकल रिएक्शन, तो आपने ये बात इसमें इंक्लूड कर दी कि चार्ज पास सेम होगा, तभी तो वो सेम ही केमिकल रिएक्शन है ना। तो इन अ केमिकल रिएक्शन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स डिपॉजिटेड सेम आएंगे हर सब्सटेंस के, या ऐसे लिख सकते हो व्हेन सेल्स आर connected in series, then number of equivalents deposited of each substance आर सेम। जब आप सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करते हो तो किसी भी सब्सटेंस के जितने इक्विवेलेंट डिपॉजिट होंगे वो सबके सेम होंगे। ये फैराडे का सेकंड लॉ है। स्टेटमेंट तो उसकी ये है कि जब सेम चार्ज पास करोगे वेट इज प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास। तो ये फर्स्ट लॉ की तरह ही है। अगर हम फर्स्ट लॉ में देखें तो WE/IT अपॉन 96500 था, तो I इंटू थी तो चार्ज ही होता है, EQ अपॉन 96500। अब Q आपने सेम कर दिया, तो Q अगर सेम कर दोगे तो WE के प्रोपोर्शनल ही होगा ना, तो वहीं से भी आप इसको डिराइव कर सकते हो। ये सेकंड लॉ है, सिंपल सा है। समझ में आ गया?